अपनी माँ की तरह ही जाहिल हो। क्या रिएक्शन होगा आपका अगर कोई आपको ये बोले? मन करेगा उसकी जबान खींच ले, है ना? अब सोचो, अगर यही शब्द खुद आपको आपके पापा बोले, वो भी उस माँ के लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। दिल को तोड़ देने वाली ये कहानी है अन्निका गुलेरिया की। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई। उसके पिता गौतम गुलेरिया ने थोड़े ही दिन बाद दूसरी शादी कर ली। वो अन्निका की माँ को पूरी तरह से भुला चुके थे, बल्कि ऐसा लगता था कि उन्होंने अन्निका की माँ से कभी प्यार किया ही ना हो। सौतेली माँ मनीषा ने कभी उसे माँ का दुलार नहीं दिया। अन्निका छुप छुप कर घंटों रोती जब अपनी सौतेली बहन कामनी को माँ बाप का प्यार पाते देखती। उसे भी लगता कोई तो उसे पसंद करे, किसी को तो जरूरत हो उसके इस घर में। पर अपनेपन की बजाय उसे घर में मिलते खूब सारे ताने, गालियां सुनते, थप्पड़ खाते वो बड़ी हुई। एक दिन अन्निका के पापा बेहद खुश घर लौटे। पता चला किसी बड़ी कंपनी में कोई बहुत शानदार डील हुई है। उनको 1 महीने के लिए लंदन जाना होगा, नए शहर में नया ऑफिस खोलने। वो लंदन चले गए, अन्निका को उसकी सौतेली माँ के भरोसे छोड़कर। इधर अन्निका की सौतेली माँ का भाई काफी दिनों से उनके घर पर ही रह रहा था। गौतम गुलेरिया की एब्सेंस में वही सबकी देखरेख कर रहा था। फिर जाने क्यों अन्निका को वो खटकता था। और फिर आई वो रात जो अन्निका कभी नहीं भूल सकती। अन्निका के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पता चला सामने वही खड़ा था। इससे पहले कि अन्निका दरवाजा बंद कर पाती, उस आदमी ने अन्निका का हाथ जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। घबराई बौखलाई सी अन्निका चिल्लाने लगी, मगर उसकी किसी ने ना सुनी। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में कब उसके हाथ में फूलदान आ गया उसे पता ही नहीं चला, और उसने वो अपनी सौतेली माँ के भाई के सर पे दे मारा। लड़खड़ाता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा। अन्निका कमरे से निकलकर बाहर आई। इतने में उसकी सौतेली माँ जाने कहां से आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई पुलिस को बुलाओ, इस लड़की ने मेरे भाई को मार डाला। बचने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए अन्निका वहां से भाग गई। ना फोन, ना पैसे, ना बैग, ना कुछ और। वो बस भागती गई और भागते भागते वो एक ढाबे पर आ पहुंची। पैसों के नाम पर हाथ में पहनी बस एक चांदी की अंगूठी थी। उसने सोचा यही देकर वो कुछ खाने को ले लेगी। अंदर कदम रखते ही गुलाब की भीनी भीनी महक ने उसे भिगो दिया। चेहरे पर एक गहरी शांति लिए एक बुजुर्ग महिला उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने अन्निका से पूछा, कुछ चाहिए बेटा? उनकी आवाज में एक अपनापन सा था। अन्निका को लगा वो उन पर भरोसा कर सकती है। अन्निका ने किसी तरह डरते हुए जवाब दिया, बस चाय। तुम ठीक हो बेटा? उस महिला ने पूछा। जवाब में अन्निका ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी कोई और अंदर आया। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति शक्ल से सज्जन ही लग रहा था। उसकी बातों से पता चला कि उसका नाम विजय है और वो उस ढाबे का मालिक है, और जिसने अन्निका को चाय दी थी वो उनकी पत्नी सुलेखा है। दोनों पति पत्नी को शायद अंदाजा था कि अन्निका के साथ कुछ गलत हुआ है। सुलेखा ने अपने पति को इशारे से कुछ कहा और फिर अन्निका के पास आकर बैठ गई। अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए हो तो बताना। जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी याद आ गई। ये कहकर वो रो पड़ी। पुरानी जख्म खुरेदना अन्निका को सही नहीं लगा, इसलिए उसने उनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा। पर सुलेखा के बहते आंसू और विजय की नम आंखों से ये साफ पता चल रहा था कि वो भी उसकी तरह जिंदगी से जूझ रहे हैं। अन्निका ने धीरे से सुलेखा को कहा, मुझे काम की तलाश है। आपके यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगी, बर्तन, झाड़ू, साफ सफाई, कुछ भी। बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। और इस तरह शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी एक ढाबे में काम करने लगी। पर अन्निका के लिए यह ढाबा किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ वो आजाद थी, अपनी मर्जी की मालकिन।
यहाँ उसे कदम कदम पर जलील करने वाले लोग नहीं थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। विजय और सुलेखा अनिका की नई जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। फिर एक दिन हवा के तेज झोंके की तरह एक अजनबी आया। लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा। उसको देखकर साफ लगता था कि वो किसी ढाबे की चाय नहीं बल्कि किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की कॉफी पीता होगा। बैठते ही उसने इशारे से अनिका को बुलाया और एक कप चाय और आलू का पराठा लाने को कहा। ऑर्डर सर्व करके अनिका रसोई में वापस जा ही रही थी कि उस अजनबी ने उसे दोबारा आवाज लगाई, एक पराठा और अनिका। वो हैरान सी उसे देखती रह गई। उसे उसका नाम कैसे मालूम? क्या उसे अनिका की सौतेली माँ ने भेजा है? शायद वो भी समझ गया था कि अनिका क्यों परेशान है। तभी उसने कहा, वो आंटी ने तुम्हें आवाज लगाते वक्त अनिका ही कहा था। चैन की सांस लेती हुई अनिका रसोई की तरफ चल पड़ी। सुलेखा से पता चला उस अजनबी का नाम रोहित मारवा है। वो सच में बेहद अमीर घर का लड़का है। रुपए, पैसे, नौकर, गाड़ी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़ा हुआ है। सुलेखा से पता चला रोहित अक्सर यहाँ आलू के पराठे खाने और चाय पीने आता है। शहर से दूर इस बिहार की शांति उसे पसंद आती होगी शायद। धीरे धीरे अनिका और रोहित की बातचीत बढ़ने लगी। पता चला रोहित को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बस फिर क्या, वो दोनों अक्सर अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते। रोहित ने अनिका को कई किताबें लाकर दी जो उसके वक्त काटने का सहारा बन गई थी। कभी वो गालिब के शेर सुनते सुनाते तो कभी विक्रम सेठ की कविताएं साथ में पढ़ते। धीरे धीरे रोहित और अनिका का मन एक दूसरे से जुड़ गया। इसी तरह वक्त बीतता गया। एक दिन बात करते करते अचानक रोहित बोला, अनिका, मुझे तुम्हें कुछ बेहद जरूरी बात बतानी है, तुम्हारी माँ के बारे में। अनिका की मानो धड़कन ही रुक गई हो। उसकी माँ? लेकिन इससे पहले कि वो रोहित से कुछ पूछ पाती, उसका कोई बहुत जरूरी कॉल आ गया और रोहित को वहां से जाना पड़ा। उसी शाम जब अनिका साफ सफाई करके कचरा बाहर फेंकने जाने लगी, तभी एक वैन अचानक से उसके पास आकर रुक गई। अनिका को चिल्लाने का मौका मिलता इससे पहले 2 जनों ने उसे पकड़ लिया। पीछे से किसी ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया ताकि वो शोर ना मचा पाए। वो लोग अनिका को जबरन वैन में बिठा ही रहे थे कि किसी की आवाज आई, उसे छोड़ो। वो रोहित था। आंखों में अंगारे लिए दौड़ता हुआ आ रहा था, पर जब तक वो कुछ कर पाता वैन दौड़ पड़ी। अनिका बेबसी बस देख रही थी। अनिका, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं वादा करता हूँ। रोहित के ये आखिरी शब्द थे, लेकिन अनिका की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। अनिका ने जब अपनी आंखें खोली तो वो किसी गंदे से अंधेरे कमरे या कैद खाने में नहीं थी। वो अपने घर में थी। सामने खड़े थे उसके पापा। ये सब तुम्हारी माँ से शुरू हुआ था अनिका। ना उसने मुझे तकलीफ देने में कोई कसर छोड़ी और ना तुमने। तुम अपनी माँ को जैसा समझती हो वो उससे बेहद अलग थी। इतना कहकर उसके पापा वहां से चले गए। अनिका अपने ही कमरे में कैद हो चुकी थी और इस तरह वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आई। वही सोने का पिंजरा, वही छटपटाहट, वही घुटन। फिर से बस उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अपने पापा को बोझ लगती है तो उन्होंने उसे ढूंढा ही क्यों? आखिर चाहते क्या है? धीरे धीरे जाने क्यों उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। सुबह उठते ही बेची घबराता, कुछ खाने को मन नहीं करता, उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब चक्कर भी आने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अनिका को मालूम था कि उसकी तबीयत की यहाँ किसी को फिक्र नहीं होगी, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल पहुंच गई डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने खून की जांच और सोनोग्राफी लिख दी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट लिए जब वो डॉक्टर के सामने बैठी थी तब जवाब मिला, अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। डॉक्टर के ये शब्द अनिका के कानों में गूंजते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पूछा, उसे कुछ याद नहीं। उसे याद है तो बस डॉक्टर की वो आखिरी शब्द, जुड़वा बच्चे। आखिर ये हो कैसे सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ हुई है।
अन्निका को विश्वास था कि उसकी रिपोर्ट किसी से बदल गई है। आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है जबकि वो कभी किसी के नजदीक आई ही नहीं, ना कभी किसी रिलेशनशिप में रही। अन्निका को डर था कि वो ये सब घर पर कैसे बताएगी। अन्निका के पापा को वो पहले से ही ज्यादा पसंद नहीं है। ढेरों उलझने, घबराहट अपने मन में समाये अन्निका चल पड़ी घर की तरफ एक नए तूफान का सामना करने। उसे अब तबीयत की उतनी चिंता नहीं थी जितना अपने पापा के रिएक्शन की। शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बेटी बिना शादी के मां बनने वाली थी। हमारे समाज में आज भी बहू बेटियों से ही परिवार के सम्मान को तोला जाता है और आज अन्निका की वजह से उसके पापा के सम्मान को चोट पहुंचने वाली थी। अन्निका डर से कांपते हुए घर पहुंची थी कि उसके पापा का फोन आया, अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचो और याद रहे गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होना है तुम्हें। पता नहीं कब चलते चलते अन्निका डोगरा निवास आ पहुंची। उसके मन में पहले ही इतने सवाल थे। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसके पापा ने उसे यूं सच धज कर क्यों बुलाया है। इस चमक धमक वाली दुनिया से ही तो वो अन्निका को दूर रखते आए हैं। चलते चलते अन्निका की सांसें उखड़ रही थी। तन और मन दोनों को संभालते हुए वो डोगरा निवास की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लोगों को बात करते सुना तो पता चला कि ये पार्टी कुणाल डोगरा के पिता ने रखी है। बेहद शानदार बनारसी सिल्क साड़ी पहने एक खड़ी महिला ने कहा, डोगरा साहब इस पार्टी के जरिए कुणाल की जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, तो इसलिए अन्निका के पापा ने उसे कहा था कि गौतम गुलेरिया की बेटी की तरह तैयार होकर आना। लेकिन अन्निका उन्हें कैसे बताए कि वो जीवन के जिस मोड़ पे है वहां अब वो कुणाल तो क्या किसी के भी साथ शादी करने के लायक नहीं बची। अन्निका जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो देखा उसके पापा कोने में खड़े उसकी बहन कामनी से कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों ने उसे नहीं देखा। इधर अन्निका की नजर कुणाल और उसके पिता पर पड़ी। जाने क्यों उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा कि वो उनसे पहले भी मिल चुकी है। हाँ, याद आया, कुछ महीने पहले ही पापा ने कामनी के बर्थडे पे जो जन्मदिन की पार्टी रखी थी उसमें डोगरा परिवार भी आया था। पापा ने कहा था कि मेहमानों के मुकाबले वेटर कम लग रहे हैं तो जरा अन्निका भी काम में हाथ बटा दे। हाथ में ट्रे लिए गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अन्निका कभी किसी को पानी तो कभी किसी को चाय कॉफी पूछ रही थी। कुणाल ने तो उसे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। अन्निका अपनी सोच में खोई हुई थी कि यादों के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। कुणाल अपने पिता से कुछ कह रहा था। मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस मोटी से शादी करूंगा? शायद उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ी अन्निका उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही है। पता नहीं कुणाल के पिता किससे उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। पता नहीं कौन वो बदनसीब होगी जिसे ये भी नहीं मालूम कि पीठ पीछे उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर, बड़े दरवाजे से होती हुई अन्निका पार्टी हॉल में आ गई। सामने रोहित मारवा खड़ा था, अजनबियों के बीच में अपना सा। वो उसे दौड़कर मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो ठीक है। अन्निका के कदम अपने आप ही रोहित की तरफ बढ़ने लगे। तभी हॉल में कुणाल के पिता की आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं और मेरा परिवार बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया की बड़ी बेटी अन्निका के साथ तय हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। यहाँ अन्निका हैरानी से कभी कुणाल तो कभी अपने पिता की तरफ देख रही थी। पापा ने बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने कुणाल से उसकी शादी तय कर दी थी। अन्निका को अचानक एहसास हुआ कि उसने कुणाल को जो कहते सुना था बाहर, वो मोटी लड़की अन्निका ही थी। जाने कितने और दर्द सहने थे उसे। वो समझ नहीं पाई थी कि वो अपने पापा को कैसे बताए कि वो ये शादी नहीं कर सकती किसी भी हालत में। अन्निका गौतम गुलेरिया की तरफ बढ़ी, धीरे से उन्हें अपना सच बताने। लेकिन वो बिना कुछ सुने उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेज की तरफ ले जाने लगे। अन्निका ने घबराहट में अपना हाथ छुड़वा लिया और जोर से बोल पड़ी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर उसकी आवाज गौतम ने सुनी ही नहीं। वो तो बस उसका हाथ पकड़े तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। अन्निका उनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो बस गिर ही पड़ेगी। अन्निका के पैर लड़खड़ाने लगे तो उसने पास ही खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं, रोहित था। वो उससे मदद मांगना चाहती थी लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके बेड के पास उसके पापा खड़े थे, आंखों में गुस्सा लिए। अन्निका को होश में आते हुए देखा तो गौतम गुलेरिया जोर से चिल्लाया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता किया था, लेकिन तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूं मैं कि मेरी बेटी बिना शादी के मां बनने वाली है? जरा भी सोचा क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? क्या मुंह दिखाएंगे हम? तुम्हारी बहन कामनी पर इसका क्या असर होगा? तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह पूरे खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए? हो तो तुम अपनी माँ की बेटी ही। ये कहते हुए गौतम गुलेरिया बाहर चला गया। गौतम ने अनिका को शहर से दूर एक फार्म हाउस पर बंद कर रखा था। कहने को तो फार्म हाउस था, लेकिन अनिका बेसमेंट से भी बाहर नहीं निकल सकती थी। ताला दिन में 2 बार ही खुलता था, जब कोई प्रेग्नेंट अनिका को खाना देने आता था। हफ्ते में 1 बार डॉक्टर चेकअप कर जाती। बाकी पूरा दिन अनिका उस अंधेरे कमरे में घुटती रहती थी। फोन, टीवी, इंटरनेट कुछ नहीं था वहां पर। शायद जेल भी इससे बेहतर ही होता होगा। वहां कोई तो होगा बात करने के लिए। इधर प्रेगनेंसी की तकलीफें, जी घबराना, उल्टियां, सब कुछ अनिका अकेले ही सह रही थी। कभी कभी तो मन होता था कि बस खुली हवा में सांस ले पाए, पर आखिर हुई सब किससे कहती। सिर्फ दीवारें ही अनिका की साथी थी यहाँ। अनिका ने दिन, हफ्ते, महीने यही सोचकर निकाल दिए कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो जिंदगी कितनी अलग होती। वो शायद उसकी बातों का यकीन करती। 9 महीने बीत गए और आखिरकार वो रात आ गई जिसका अनिका को बेसब्री से इंतजार भी था और डर भी। उसकी नींद अचानक एक तेज दर्द के साथ खुली। ऐसा दर्द जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। वो घंटों भर दर्द में चिल्लाती रही। फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भागकर अनिका की तरफ आई। बस थोड़ी देर और। डॉक्टर की आवाज में न फिक्र थी न दया। वो बस मशीन की तरह अपना काम कर रही थी। दर्द से जूझती अनिका की सांसें उखड़ रही थी। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई। डॉक्टर ने बताया लड़का हुआ है। लेकिन इससे पहले कि अनिका अपने बच्चे को देख पाती, उसे सीने से लगा पाती, गौतम गुलेरिया ने डॉक्टर से उसका बच्चा छीन लिया। पापा प्लीज नहीं, वो मासूम बच्चा है, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। अनिका रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे से मिलने की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। हमेशा की तरह उसे अनसुना कर दिया गया। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि फिर तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि इस बार लड़की हुई है। अनिका ने देखा डॉक्टर उसकी बेटी उसे देने की बजाय नर्स को पकड़ाने जा रही थी। उसके अंदर मानो जैसे कुछ टूट गया हो। उसे लगा उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। अनिका ने अपने अंदर की सारी ताकत समेटी और डॉक्टर के हाथ से अपना बच्चा छीन लिया। अपनी बेटी को सीने से लगाए अनिका बेसुध सी दौड़ पड़ी। उस जख्मी हालत में भी अनिका भागती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी कि उसे अपने बच्चों को बचाना है, उसका बेटा ढूंढना है और यहाँ से चले जाना है, बहुत दूर, जहाँ उसके पापा का साया भी ना हो। पर शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। अचानक से अनिका को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। अनिका जोर से चिल्लाती हुई पीछे मुड़ी तो देखा उसके पापा खड़े थे। उसकी मासूम बच्ची जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। पापा प्लीज मुझे जाने दो। अनिका ने आखिरी बार अपने पापा से विनती करी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें भागने दूंगा? गौतम गुलेरिया के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। अनिका के लिए जिंदगी खत्म हो गई थी। अब कुछ बाकी नहीं बचा था। आखिरकार उसने हार मान ली। पापा। आंखें बंद होने से पहले अनिका के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द थे। उसे लगा था कि अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अनिका किसी तरह बच गई। उसे यकीन था कि उसके पापा ने उसको मारना ही चाहा था, इसलिए घर लौटने का कोई फायदा नहीं था। 8 साल बीत गए। इस बीच अनिका ने अपनी नई दुनिया बसा ली और इस नई दुनिया में बस वो और उसकी बेटी थी। मन के किसी कोने में अनिका को आज भी अपने खोए हुए बेटे से मिल जाने की उम्मीद थी। सुना था गौतम गुलेरिया ने अखबार में अनिका की मौत की दुखद खबर छपवाई थी। सहानुभूति के साथ साथ उसे कई लोगों का साथ भी मिला। गम में डूबे पिता की भूमिका वो बहुत अच्छे से निभा रहे थे, पर अब और नहीं। 8 साल बाद अनिका अपने शहर वापस लौट चुकी है, कुछ हिसाब पूरे करने और कुछ सवालों के जवाब मांगने। अनिका अपने पापा के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। सोच रही थी अंदर जाए या नहीं। जाना चाहती थी मगर डर रही थी कि अगर पहचान लिया तो क्या होगा। अब वो पहले वाली अनिका नहीं थी। अनिका का वजूद अब उसके चेहरे की तरह बदल चुका था।
डरी सहमी सी अन्निका की बजाय अब वो आत्मविश्वास से भरपूर डॉक्टर अमृता थी। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।